NCERT पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और साख यानी मनी और क्रेडिट। देखिए, ये दो शब्द सुनने में जितने सिंपल लगते हैं ना, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी पूरी आर्थिक दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के इसी चैप्टर की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि आखिर पैसा आया कहाँ से, लोन लेना यानी कर्ज कब अच्छा होता है और कब बुरा, और कैसे ये दोनों चीजें मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पैसा है ही नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिक्के नहीं। तो फिर लोग अपनी जरूरत की चीजें कैसे खरीदते होंगे, कैसे व्यापार करते होंगे? बस इसी एक सवाल के जवाब में पैसे का यानी मुद्रा का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस मुश्किल को समझेंगे जब पैसा नहीं था। फिर देखेंगे कि मनी यानी मुद्रा ने आकर कैसे सब कुछ आसान कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट यानी साख की, जो एक दो-धारी तलवार की तरह है। हम ये भी जानेंगे कि कहाँ से कर्ज लेना सही है और कहाँ से नहीं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे-छोटे आर्थिक फैसले एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, वस्तु विनिमय की समस्या। ये वो दौर था जब चीजों के बदले चीजें ही ली दी जाती थीं। इसे ना एक बहुत ही सिंपल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक मोची है, उसने बहुत अच्छे जूते बनाए हैं और उसे अब भूख लगी है, उसे गेहूं चाहिए। वो एक किसान के पास जाता है जिसके पास गेहूं है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस किसान को जूतों की नहीं बल्कि कपड़ों की जरूरत है। अब बताइए क्या होगा? कुछ नहीं, सौदा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों की जरूरतें आपस में मेल नहीं खा रहीं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी मुश्किल सिचुएशन को एक नाम दिया गया है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब व्यापार तभी हो सकता है जब आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसे ठीक वही चीज चाहिए जो आपके पास है, और साथ ही उसके पास भी ठीक वही चीज हो जो आपको चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसा संयोग ढूंढना कोई आसान काम तो नहीं था। तो फिर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला? एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया, मुद्रा यानी पैसा। इसने आते ही आवश्यकताओं के दोहरे संयोग वाली शर्त को ही खत्म कर दिया। लेकिन पैसे का रूप हमेशा से वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। सोचकर देखिए, एक जमाना था जब अनाज और मवेशी मतलब गाय भैंस भी पैसे का काम करते थे। फिर आया सोने, चांदी और तांबे के चमचमाते सिक्कों का दौर। उसके बाद आए कागज के नोट और सिक्के। फिर बैंकों में जमा पैसा और चेक आए। और आज तो हम डिजिटल युग में हैं, जहां पैसा सिर्फ मोबाइल पर एक क्लिक दूर है। आज के ज़माने में पैसे का पहला रूप है करेंसी, मतलब हमारे जेब में रखे नोट और सिक्के। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस कागज के टुकड़े की अपने आप में क्या कीमत है? सच कहूं तो कुछ भी नहीं, उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। हम उसे इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि देश की सरकार उसे अधिकृत करती है। वो एक वादा है, और भारत में ये वादा, ये गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देता है। और पैसे का दूसरा आधुनिक रूप है मांग जमा, या जिसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये वो पैसा है जो हम सबके बैंक अकाउंट में रखा है। इसे मांग जमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी मांग पर उपलब्ध है। हम जब चाहें इसे ATM से, चेक से या ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ये भी करेंसी की तरह ही काम करता है। तो अभी तक हमने उस पैसे की बात की जो हमारे पास है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसी जरूरतें आ जाती हैं जब हमें उस पैसे की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं होता। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है साख की, जिसे हम आम बोलचाल में कर्ज या लोन कहते हैं। साख या क्रेडिट का मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें उधार देने वाला उधार लेने वाले को पैसे, सामान या सेवाएं देता है, ये वादे पर कि वो भविष्य में उसे चुका देगा। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। ये किसी की जिंदगी बना भी सकता है और किसी की बिगाड़ भी सकता है। चलिए इसका अच्छा पहलू देखते हैं सलीम की कहानी से। सलीम एक जूता बनाने वाला कारीगर है। उसे अचानक एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। अब उसके पास कच्चा माल यानी लेदर खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो एक लोन लेता है, समय पर ऑर्डर पूरा करता है, और लोन चुकाने के बाद भी उसे एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो यहाँ क्या हुआ? कर्ज सलीम के लिए एक सीढ़ी बन गया, जिससे वो अपने बिजनेस में और ऊपर चढ़ गया। लेकिन हर कहानी सलीम जैसी खुशकिस्मत नहीं होती।
अब मिलिए स्वप्ना से। वो एक छोटी किसान है जो अपनी फसल के लिए एक साहूकार से कर्ज लेती है, लेकिन बदकिस्मती से कीड़े लगने की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है और धीरे धीरे वो एक कर्ज जाल में फंसती चली जाती है, जिससे निकलने के लिए उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक बेचना पड़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सलीम की स्थिति बेहतर हुई जबकि स्वप्ना की बदतर। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा कारण था कि दोनों ने कर्ज कहाँ से लिया था। और यहीं पर बात आती है दो तरह के क्रेडिट सोर्सेज की। एक है औपचारिक यानी फॉर्मल और दूसरा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमें भारत के ग्रामीण इलाकों की एक तस्वीर दिखाता है। अच्छी खबर यह है कि आधे से ज्यादा लोग, लगभग 51%, अब बैंकों से लोन ले रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 23%, साहूकारों पर निर्भर है, जहां ब्याज की दरें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं। और शहरों में तो ये फर्क और भी ज्यादा गहरा और साफ नजर आता है। जो गरीब परिवार हैं वो अपनी 54% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों जैसे साहूकार या दोस्तों से पूरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर परिवार हैं वो 83% लोन आसानी से बैंकों जैसे औपचारिक स्रोतों से ले लेते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। तो इन दोनों में मुख्य फर्क क्या है? देखिए, जो औपचारिक क्षेत्र है जैसे बैंक और सहकारी समितियां, उन पर आरबीआई की निगरानी होती है, इसलिए उनकी ब्याज दरें कम होती हैं और नियम कानून साफ होते हैं। लेकिन हाँ, वो लोन देने से पहले कोई गारंटी यानी समर्थक ऋणाधार या कोलैटरल जरूर मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनौपचारिक क्षेत्र है जैसे साहूकार, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो ब्याज तो मनमाना वसूलते हैं, लेकिन कई बार बिना किसी गारंटी के भी पैसे दे देते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सवाल जवाब हो जाए। क्या आप औपचारिक साख यानी फॉर्मल क्रेडिट का एक उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए, बिल्कुल सही, किसी भी बैंक से लिया गया लोन यानी बैंक ऋण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम स्वप्ना जैसी स्थिति को कैसे रोक सकते हैं। हम ये कैसे पक्का करें कि कर्ज एक जाल ना बनकर हर किसी के लिए, खासकर गरीबों के लिए, तरक्की की एक सीढ़ी बने। इसका जवाब कुछ बहुत ही शानदार नए समाधानों में छुपा है। और इन्हीं में से एक बेहतरीन समाधान है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs। ये मॉडल कमाल का है क्योंकि ये गरीबों की सबसे बड़ी समस्या यानी लोन के लिए गारंटी या कोलैटरल की कमी को दूर करता है। इसमें होता क्या है कि 15-20 लोग, खासकर महिलाएं, मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करते हैं। और जब ये ग्रुप नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक इस ग्रुप की बचत को ही गारंटी मानकर बिना किसी अलग कोलैटरल के इन्हें लोन दे देता है। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। इस सोच की ताकत को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बहुत ही खूबसूरती से इन शब्दों में बयां किया है। उन्होंने कहा, अगर गरीबों को सही शर्तों पे कर्ज उपलब्ध कराया जा सके तो लाखों छोटे छोटे लोग मिलकर विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये शब्द हमें दिखाते हैं कि सही मौका मिलने पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि अगर किसी विकासशील देश के हर जरूरतमंद इंसान तक सस्ता और आसान कर्ज पहुंच जाए तो उस देश का भविष्य कैसा हो सकता है। NCERT पाठशाला के साथ इस ज्ञान के सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्तुति थी डॉक्टर सोमवीर यादव की तरफ से। अगर इस विश्लेषण ने आपकी समझ को बेहतर किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और भी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में।